एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच में इनडायरेक्ट बात हो रही है, ये बात हो रही है जिनेवा में, वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब गाज़ा में एक बार फिर युद्ध हो सकता है। इसकी वजह वही है कि वहाँ पर जो लगातार अभी हमास के जो ठिकाने हैं वो मिलते जा रहे हैं। कुछ वहाँ पर इजराइल ने ऑपरेशन भी चलाया हुआ है, वहाँ पर कुछ हमास के लोगों को मारा भी है और एक खतरा जो है वहाँ पर बना हुआ है। करीब बताते हैं कि 150 किलोमीटर के करीब वहाँ जो टनल है उसमें से मेरे ख्याल से कुछ 40-50 या कुछ उससे ज़्यादा है, कुछ इन्होंने डैमेज कर दिया है अभी भी, लेकिन टनल बाकी है और वो खतरा भी बना हुआ है क्योंकि इजराइल को आशंका है कि उसके अंदर वो जो हमास है वहाँ के लोग छुपे रह सकते हैं उसके, और आतंकी जो हैं, और साथ में जो हथियार गोला बारूद है उसमें छिपा सकते हैं। इसकी वजह से जब तक वो टनल जब पूरी तरह तबाह नहीं करेंगे तब तक इजराइल को खतरा बना रहेगा। और ये युद्ध की आशंका अचानक से ही, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ जो पीस जो कमेटी बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे पहला एक जो कहते हैं ना कि पहला इंस्टॉलमेंट निकलने वाला है उसके गाज़ा में जो रिहेबिलिटेशन का होना है। और इस बीच में नेतन्याहू ये धमकी देते हैं कि वहाँ युद्ध हो सकता है। तो बड़ा ये जो चीज़ चल रही है ना कि, और ईरान के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत भी क्या हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है। जिनेवा में दोनों पार्टियां हैं, डायरेक्ट नहीं बात कर रही हैं। अमेरिका और बीच में ओमान की टीम है, अमेरिका, ओमान और साथ में इधर से ईरान और ओमान, जो ईरान के जो विदेश मंत्री गए हैं। तो मसला ऐसा है कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। जैसा लग रहा था कि ये सुलझ जाएगा, ईरान अमेरिका के बीच में युद्ध रुक गया है, लेकिन ये युद्ध रुक रहा है तो दूसरा युद्ध शुरू होने की आशंका है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बड़े ही क्लियर हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपने देश की सुरक्षा को लेकर के, और अब इस तरह की बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के बाद में, तो कुछ तो है, कुछ अंदर चल रहा है। देखिए, मोटा मोटा लब्बो-लुआब जो मुझको सोचने पे लगता है कि ये सारा का सारा जो रायता है, ये इसको फैलाने में और समेट न पाने में अमेरिका की भूमिका है, और अमेरिका इसमें फेल जैसा हो रहा है। क्योंकि अमेरिका ने मतलब आप केवल यही मत देखिए, इजराइल का मामला कम से कम 2 साल 2.5 साल हो गया और ये ऐसा रायता फैला है कि ये समेट नहीं रहा है। और उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें यमन भी शामिल है, उसमें कतर भी शामिल है। कतर शामिल नहीं है, लेकिन कतर पर भी हमला इजराइल कर चुका है। तो ये लेबनान भी शामिल हुआ इसमें, और फिर से अब गाजा पट्टी कई बार उजड़ चुकी है। एक बार फिर से गाजा पट्टी पे फिर अभी आप देखिए 2 दिन पहले एयर ड्रोन से स्ट्राइक हुई और उसमें 10 लोग मारे गए। उधर ईरान के ऊपर तलवार फिर से लटक गई है और उसको ये कहा जा रहा है कि आप जो परमाणु पे बातचीत करिए और आपका कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं चलेगा, इसको सुनिश्चित करिए। लेकिन आप हर चीज को देखिए कि बातचीत शुरू नहीं होती है, उससे पहले अटक जाती है, और कहीं आगे बढ़ती भी है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसको आखिर देखा कैसे जाए, तो मोटे तौर पे देखा इसी तरह से जा सकता है कि चूंकि अमेरिका इन सब में सबसे बड़े वार्ताकार की भूमिका में है, वही सारी चीज़ों को एक तरह से एंकर कर रहा है। उसका जो पूरा का पूरा मुझको लग रहा है कि रोल उतना असरदार नहीं है जितना अमेरिका का इससे पहले दुनिया में देखा गया है। नहीं, एक तरफ से अमेरिका ने ये गारंटी ली थी, इजराइल से की थी कि ठीक है ईरान को रोकेगा, लेकिन अभी भी जो इजराइल का मेन कंसर्न ईरान को लेकर के है, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं, मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का जो चल रहा है, उससे इजराइल काफ़ी चिंतित है। और जब तक वो चलता रहेगा इजराइल पे खतरा बना रहेगा। और हम वहाँ भी देख लीजिए, गाज़ा पट्टी में भी डबल, जो जैसे हम बात कर रहे थे कि एक तरफ पीस की बातें हो रही है, रिहेबिलिटेशन की बातें हो रही है, दूसरी तरफ जब अक्टूबर 2025 में जब वहाँ शांति समझौता, वहाँ युद्ध विराम जब से हुआ है, उसके बाद भी 600 फिलिस्तीनियों को मारा है इजराइल ने अभी तक होकर के। यानी कि वहाँ भी जो बातें, अगर बहुत बड़ी खबरें भी वहाँ से नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा है। और अब नेतन्याहू का अगर बयान देते हैं कि युद्ध हो सकता है, तो कुछ तो ऐसा है जो कि इजराइल को परेशान कर रहा है। ये दोनों फ्रंट फिर से जैसे खुलते हुए दिख रहे हैं कि एक गाजा का फ्रंट भी खुला हुआ है और ईरान का तो खैर खतरा बना ही हुआ है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अब मुख्य बात आती है कि जो नेतन्याहू अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गाजा है, गाजा में सुरंगें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं और उन सुरंगों में आधे से भी कम को अभी तक वो ख़त्म कर पाए हैं। और ये बात दुनिया में सबको मालूम है कि गाजा पट्टी में हमास ने अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर ही अंदर सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया हुआ था कि उसी में नीचे वो अपने हथियार रखते थे, उसी से उनके लोगों की मोबिलिटी होती थी। ऑपरेशन वहीं पर वो जाकर के हमला करके कहीं से आते थे, वहाँ पे वो छिप जाते थे, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। और ये कहा जाता था कि ये सारी की सारी जो सुरंगें बनी हैं, ये तब बनी जब इजराइल का एक तरह से अप्रत्यक्ष कंट्रोल गाजा पे रहा कि वहां पर सारी नाकेबंदी है, कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से जा रहा है। आप वहां पे जा चुके हैं, आपको ज्यादा बेहतर मालूम है कि वहां पे एक रसद भी इसी तरह नहीं पहुंच सकती जब बाहर तक इजराइल नाकेबंदी थी।
उसके बावजूद वहाँ पे बाहर से चीज़ें आईं, सुरंगें लगातार बनती रहीं, और अब ये बात मानी जा रही है कि वहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा भीषण नेटवर्क वाली सुरंगें हैं, जिनको इजराइल कुछ 250 किलोमीटर के रेंज में है ये सुरंग। ये करीब 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर के आसपास की रेंज बताई जाती है इसकी। मतलब आप समझिए कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है ये, और इनको पूरी तरह से खत्म करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ढेर सारी सुरंगों के बारे में मुझको नहीं लगता इजराइल को कभी पता भी लगेगा। इस पूरे मसले में दरअसल दिक्कत क्या है संजय जी कि बात अमेरिका कर रहा है, इजराइल ईरान से भी और गाजा से, जो कहते हैं ना कि चौधरी साहब तो बने हुए हैं ट्रम्प जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेक होल्डर इसमें है वो इजराइल है। दोनों में कॉमन चीज़ है, गाजा और ईरान को लेकर कॉमन है इजराइल का, क्योंकि खतरा इजराइल को है, हमास से भी खतरा इजराइल को है और ईरान से भी खतरा इजराइल को है। लेकिन अमेरिका ने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और डोनाल्ड ट्रम्प ने बेंजामिन नेतन्याहू को कहा कि मैं इस मामले को सुलझा दूंगा, लेकिन ये मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। हालांकि अभी भी अमेरिका ने वहां पर ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और एक तरफ से घेरा हुआ है, दूसरी तरफ से बातचीत चल रही है। यानी कि मैसेज बड़ा साफ है कि भैया अगर नहीं मानोगे हमारी शर्तों पर, अगर बात नहीं मानोगे तो हम हमला कर देंगे। तो इस वातावरण में अगर बातचीत अगर हो रही है तो इसका क्या हल निकल के आएगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मुश्किल से 15 दिन पहले तक ईरान में बहुत भारी प्रदर्शन हो रहे थे, हजारों लोग वहाँ पर मारे गए। जब प्रदर्शन हो रहे थे तब अमेरिका ने कहा कि ये प्रदर्शन अगर आगे बढ़े तो हम ईरान के खिलाफ बहुत सख्ती करेंगे, और प्रदर्शनकारियों को कहा कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। ठीक है, वो अपने आप में सही है, क्योंकि वहाँ पर वो सारी चीज़ें थम गई फिलहाल। लेकिन हजारों लोग जहाँ में मारे गए हों, वहाँ पर जिस अगुवाई में, जिस लीडरशिप के नीचे मारे गए हों, वो लीडरशिप अभी भी ईरान में बरकरार है, और उसके ऊपर कोई खतरा भविष्य में होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। अब ईरान के साथ परमाणु सशस्त्रीकरण की बातचीत हो रही है। वो बातचीत ओमान में होने वाली थी, ओमान में नहीं हुई, अब जिनेवा में हो रही है। ओमान उसमें बीच में मध्यस्थता कर रहा है, और ईरान कुल मिला के अगर आप ईरान को देखेंगे तो ईरान इतना आसान नहीं है। ईरान बहुत टफ दिख रहा है। हाँ, इतने दिन से अमेरिका लगातार दबाव बनाए हुए हमले की धमकी दे रहा है, फिर भी ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं है। और यही बात ट्रम्प को सबसे ज्यादा खल भी रही है, क्योंकि वहां पर उनको अभी भी 2 युद्धपोत वहां चारों तरफ घेरा हुआ है। ऐसा भी है ना कि देखिए, ईरान के अगर ईरान अकड़ रहा है, ईरान बातचीत नहीं मान रहा है, वजह खाड़ी में वो जिस पोजीशन पर बैठा है, जिस उसके पास तेल भी है, दूसरा उसके जितने भी पड़ोसी हैं वो सब अमेरिका के दोस्त हैं, और उसको हमला करते हैं। उन पड़ोसियों को भी लग रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया, और ईरान ने जब ईरान को रोकने वाला कोई नहीं है, ईरान के पास मिसाइलें बहुत ज़बरदस्त हैं, और उसने पिछले 2 साल में मुझको लगता है अनगिनत मिसाइलों का प्रोडक्शन कर दिया। यही ताकत है। और असल में अभी अगर वर्तमान में मौजूदा दौर में अगर हम माने आप, तो इजराइल को ईरान के परमाणु से एटम बम से खतरा नहीं, क्योंकि एटम बम उसके पास पूरी तरह से बना नहीं है। हालांकि ये बताया जाता है कि करीब 60-70% जो है एटम बम बनाने की स्थिति में ईरान पहुंच गया है। वो जो 20-30% का जो बचा हुआ है, उसी को लेकर सारी कवायद हो रही है। हालांकि ईरान जो अभी तक ऑफर कर रहा है उसको डाइल्यूट करने को तैयार है, कि जो वो 60-70% है उसको घटा करके एक ऐसे लेके आ जाएगा जहाँ से परमाणु बम बनने की संभावना मतलब थोड़ी दूर हो जाए। लेकिन ईरान उसको पूरी तरह से ख़त्म करने को तैयार नहीं है। लेकिन इजराइल के, अगर आप इजराइल के प्रधानमंत्री के बयान को सुने, इजराइल की तरफ से अगर रिएक्शन की बात सुने, तो लगातार वो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल को नुकसान उसी से हुआ, सबसे ज़्यादा जो हुआ है। तो इजराइल अपनी प्रॉब्लम जानता है, इसीलिए अब तक इजराइल जो चुप था ये पूरे मसले में, जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल चल रहा था, इजराइल चुप था। लेकिन अचानक से बेंजामिन नेतन्याहू सक्रिय हुए हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू का सक्रिय होने का मतलब है कि चीजें कुछ न कुछ ऐसी हो सकता है कि उनको लग रहा है कि अमेरिका को जिस तरह से भूमिका अपनी निभानी चाहिए, जैसे ईरान के पेंच कसने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उनको बीच बीच में आना पड़ता है, और ये दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मेरा ये कंसर्न, इसको ठीक करो, नहीं तो मैं फिर से गाजा पे अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दूंगा। क्योंकि ये एक तरह से अमेरिका पर जिस तरह से इनडायरेक्ट दबाव बनाने का भी वो प्रेशर टैक्टिक्स है इजराइल की तरफ से, क्योंकि जो अमेरिका है वो लगातार बातें कर रहा है, और लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जिससे इजराइल की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इस बीच में जो एक खबर ये भी आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर भी जा सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हैं, अब लगता है कि भारत ने भी ये पूरे मसले को, क्योंकि भारत को इस बात का एहसास है कि भारत का इन्वेस्टमेंट ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा है, भारत इजराइल का भी दोस्त है, और खाड़ी देशों में भी भारत का अच्छा खासा मतलब वहाँ से तेल का लेकर के हो गया। तो भारत भी चाहता है कि कहीं ना किसी तरह से इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। अगर ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर इजराइल भी जाते हैं तो इसके कई मायने हैं। मायने तो निश्चित रूप से हैं, लेकिन देखिए, मुझको लग रहा है कि ये अब पिछले 2-3-4 साल से आप देख रहे हैं, ये तो सीधे सीधे तो दिख रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा विवाद
80 के बाद 79 के बाद जो शुरू हुआ वो अभी तक सुधरा नहीं है। तो सीधा ये तो है ही नहीं, और इसको कैसे सुलझाया जाएगा भगवान जाने। क्योंकि ट्रंप, ये बात सही कि ट्रंप जिस भी तरह से चीज़ों को करते हैं ये पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप का काम करने का तरीका, किसी भी चीज़ को टैकल करने का तरीका शायद उतना बेहतर नहीं है या उतना अचूक नहीं है जितना इससे पहले अमेरिका हर चीज़ में करता रहा है। यहाँ तक कि इससे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने भी जो सारी वार्ताएं हमास के साथ की, गाजा में की, वो इफेक्टिव थी। उससे जिमी कार्टर ने एक मुस्तैद वहां पर एक समझौता किया था जिसको कैंप डेविड समझौता कहते हैं। उसके बाद भी काफी हद तक मिस्र भी था उसमें, और काफी हद तक हदबंदी हुई थी। तो ये ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ी भूमिका है, और ये बात कहनी चाहिए कि ट्रंप को अभी तक अपने उस रोल में, अपने देश में भी, देश के बाहर भी, बहुत अचूक साबित नहीं। तो वही है कि ईरान का मसला तो सुलझता हुआ अभी एकदम से दिख नहीं रहा है। माहौल कहने को कहते हैं ना कि मिडिल ईस्ट में जो वहाँ के जो तेल के कुएं हैं ना, उसमें धीरे धीरे आग सुलग रही है, और ये बड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जितना लंबा बढ़ेगा तनाव, जितने लंबे समय तक रहेगा, युद्ध उतना ही तेज होने की संभावना भी, आशंका जो उस पर बनी रहेगी। और इस बीच में अब दुनिया तो यही चाहती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो है कोई ऐसा डील हो जाए। धर्मेंद्र, बस एक चीज़ और आपको रोकूंगा कि मुझको लगता है ये पूरा का पूरा जो तनाव है, अगर आप उस तरफ जा चुके हैं, देख चुके हैं, गाजा की बात करें, चाहे हम साउथ बैंक की बात करें, जहाँ पर पूरा दूसरा फिलिस्तीन का इलाका है, इजराइल जिस तरह से फैलता जा रहा है और जिस तरह से उन लोगों के जीवन को उसने कंट्रोल किया हुआ है, वो भी वहाँ पे बहुत असंतोष पैदा करता है। तो मुझको लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बैठ करके या पूरी दुनिया के साथ बैठ करके इसका एक मुकम्मल हल निकाला जाना चाहिए। यहाँ तक कि यूरोप के पूरे देश इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं। बिल्कुल चिंतित हैं भी, और अमेरिका की भूमिका से, अमेरिका के रोल से कोई भी देश सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये जो मसला आपको दिख रहा है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। बेशक टल रहा है, किसी भी न किसी वजह से टल जरूर रहा है, लेकिन सिर्फ टलने से संभावनाएं जो हैं युद्ध की ख़त्म नहीं होगी। तो ये पूरा माहौल अभी लगातार वो तनाव बना हुआ है मिडिल ईस्ट में, युद्ध का खतरा भी बना हुआ है, और अमेरिका अब आगे क्या करेगा, ईरान आगे क्या करेगा, ये देखना बाकी है। इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।